हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रोज एंड विल्सन बुक से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ब्लड रहने वाला है। ब्लड के अंदर हम पढ़ेंगे कि ब्लड के पार्टिकल्स क्या हैं, ब्लड किन किन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर हम बेसिकली प्लाज्मा पढ़ेंगे और जो सेलुलर कंटेंट है ब्लड का, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी प्रोपेल्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन पे जो आता है वो ब्लड आता है एंड सेकेंड वन पे जो आता है वो लिम्फ आता है। तो ये जो दो हैं, ये दो मेन बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और बॉडी के हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू से कनेक्शन में रहता है, इसलिए ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड के जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो ब्लड बेसिकली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, हीट, एंटीबॉडीज़ एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, क्लोटिंग फैक्टर और वेस्ट का जो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ब्लड इज़ कंपोस्ट ऑफ अ क्लियर स्ट्रॉ कलर वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन प्लाज्मा होता है और सेकंड वन जो होता है वो सेल्यूलर कंटेंट होता है। तो ब्लड एक क्लियर स्ट्रॉ कलर और वाटरी फ्लूइड से बना होता है। तो ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जो कि वाटरी होता है और इसका जो कलर होता है वो क्लियर और स्ट्रॉ कलर का होता है, अर्थात हल्का पीला कलर होता है। इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इन विच सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। और इसके अंदर बहुत सारी सेवरल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। अब जो टोटल ब्लड का वॉल्यूम होता है, उस टोटल ब्लड के वॉल्यूम का 55% जो पार्ट है वो प्लाज्मा कवर अप करती हैं और बाकी का बच्चा जो 45% पार्ट है वो ब्लड सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा हम ब्लड और प्लाज्मा दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। और ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड सेल्स हेवियर होती हैं प्लाज्मा की कंपैरिजन में, इसलिए जो ब्लड सेल्स हैं वो हमेशा बॉटम में प्रेजेंट रहती हैं और जो प्लाज्मा है वो ऊपर मतलब तैरता रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जैसे ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर प्लाज्मा और सेल्स दोनों का कंटेंट रखा गया है। तो बेसिकली ब्लड सेल्स होती है वो हैवी होती हैं, इसके कारण ये बॉटम के अंदर है जो कि 45% बनाती है ब्लड का, और प्लाज्मा 55% बनाता है जो कि हल्का स्ट्रॉ या फिर पीले कलर का है जो कि ऊपर दिख रहा है। तो फर्स्ट वन जो ब्लड का पार्टिकल है वो प्लाज्मा है। तो हम प्लाज्मा पढ़ते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर 90 to 92%, कैरिंग अ रेंज ऑफ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सब्सटेंस इंक्लूडिंग। तो जो प्लाज्मा का जो प्लाज्मा होता है ना, उसका जो मेन पार्टिकल्स हैं वो वाटर होता है। तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है और प्लाज्मा वाटर से मिलकर बना होता है। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, न्यूट्रिएशन, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन और गैसेस होते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन विच मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं ना वो प्लाज्मा का 7% जो बनाते हैं आर नॉर्मली रिटेन विद इन द ब्लड बिकॉज दे आर टू बिग टू एस्केप थ्रू द कैपिलरी पोर्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं इनकी जो साइज़ होती है वो काफ़ी लार्ज होती है और काफ़ी लार्ज होने के कारण ये कैपिलरी पोर्स को मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं कैपिलरी पोर्स के अंदर से, इसलिए ये मेनली ब्लड के अंदर रिटेन रहते हैं। दे आर लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लार्जली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, विच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द
सर्कुलेशन। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यही प्लाज्मा ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यह प्लाज्मा को मतलब कि सर्कुलेशन में रखता है। इफ़ प्लाज्मा प्रोटीन लेवल फॉल बिकॉज ऑफ आइदर रिड्यूस प्रोडक्शन और लॉस फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल किसी भी प्रकार से अगर गिरता है या फिर तो प्रोडक्शन कम हो रहा है या फिर ब्लड वेसल से प्लाज्मा का जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी रिड्यूस होगा एंड फ्लूइड शिफ्ट इनटू द टिश्यू एंड बॉडी कैविटी। और जो फ्लूइड होगा प्लाज्मा वो बेसिकली प्लाज्मा और ब्लड बेसिकली टिश्यू एंड बॉडी कैविटीज़ के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि एडिमा की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लाज्मा विस्कोसिटी इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी होती है फिर प्लाज्मा का जो गाढ़ापन होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन के प्रेजेंस के कारण होता है, मेनली एल्बुमिन एंड फाइब्रिनोजेंस। और ये जो गाढ़ापन होता है मेनली एल्बुमिन और फाइब्रिनोजेंस के कारण होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स आर फॉर्म्ड इन द लीवर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एल्बुमिन्स। These are the most abundant plasma protein, about 60% of the total. एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन का मोस्ट अबंडेंट पार्ट है, तो टोटल बेसिकली जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसका 60% जो पार्ट है वो एल्बुमिन के द्वारा बनाया जाता है। एंड देयर मेन फंक्शंस टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। और एल्बुमिन का जो मेन फंक्शन होता है वो प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। एल्बुमिन्स आल्सो एक्ट एज carrier molecules for free fatty acids, some drugs and steroid hormone। एल्बुमिन्स कैरियर मॉलिक्यूलर्स की तरह भी वर्क करता है फ्री फैटी एसिड्स, सम ड्रग्स और स्टेरॉइड्स के लिए। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स होते हैं, तो ग्लोबुलिन्स बेसिकली एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। इसके जो मेन फंक्शन है ये बेसिकली क्या है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाए जाते हैं एंड इम्पोर्टेंट पार्ट इन इम्यूनिटी, और ये एक इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन मटेरियल। ये बेसिकली फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं जिसको हम एंटीजेंस बोलते हैं। इन एंटीजेंस के साथ बाइंड होकर इनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका वर्क है ट्रांसपोर्ट ऑफ सम हार्मोन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा ये सम हार्मोन्स एंड मिनरल्स जैसे सॉल्ट वगैरह इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि थायरोग्लोबुलिन्स जो होता है ना ये थायरोक्सिन हार्मोन को कैरी करता है। इसके अलावा ट्रांसफेरिन मिनरल आयरन को कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स देज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना ब्लड के अंदर, ब्लड में बेसिकली जो कोगुलेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सीरम इज प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड। The most abundant clotting factor is the fibrinogen। The most abundant clotting factor है ना वो fibrinogen है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। These have a range of functions including muscles contraction। इलेक्ट्रोलाइट्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसमें से एक जो मेन फंक्शन है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है। जो कैल्शियम 2+ आयन होता है ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैल्शियम 2+ आयन, पोटेशियम K+, Na+, सोडियम, ये जो आयन होते हैं ये नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं और ब्लड की जो pH होती है उसको 7.35 से 7.45 स्लाइटली एल्केलाइन के रूप में मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट सब्सटेंस एसेंशियल फॉर सेलुलर ग्रोथ। बेसिकली जो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं ये न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिशन सेलुलर ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं एंड मेटाबॉलिज्म इंक्लूड ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स। इसके अंदर
ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स इंक्लूड होते हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन। यह ब्लड स्ट्रीम में साइट ऑफ द प्रोडक्शन से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं और जो टारगेटेड साइट होती है वहाँ पर जाकर ये एब्जॉर्ब्स होते हैं, ठीक है, टू द टिश्यू फॉर द इमीडिएट यूज़ और स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड जो है ना वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इन्हीं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ट्रांसपोर्ट करने का जो वर्क है वो ब्लड करता है और इसको इन वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी के थ्रू शरीर से मतलब बॉडी से एक्सपेल आउट भी करता है। दे आर फॉर्म्ड इन द लीवर एंड कैरिड इन ब्लड टू द किडनी। ये बेसिकली लीवर के अंदर बनते हैं और ब्लड के थ्रू किडनी के पास में लाए जाते हैं और किडनी इसको एक्सक्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू मेटाबॉलिज्म इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। और टिश्यू मेटाबॉलिज्म के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लंग्स के पास में लाई जाती है और लंग्स इसको एक्सक्रेट आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और टारगेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर ये जाकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन है गैसेस, ठीक है। ऑक्सीजन इज़ नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन है वो मतलब वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती है। सो ओनली अ स्मॉल अमाउंट लेस देन 2% कैन बी ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। लेस देन 2% ऑफ द ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर। दिस इज़ नाउ हियर नियर इनफ टू सप्लाई द बॉडी नीड्स। So an additional oxygen transport mechanism is needed. Oxygen is bound to hemoglobin in red blood cells. Red blood cells के अंदर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। ओवर 98% ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज़ कैरिड दिस वे। 98% ऑफ द ऑक्सीजन होता है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ब्लड के अंदर कैरी की जाती है और इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन आल्सो बाइंड सम कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्थो मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट। इसके अलावा मोस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर कन्वर्टेड हो जाती है इन रेड ब्लड सेल्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो सेल्यूलर कंटेंट ऑफ द ब्लड होते हैं। ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे क्योंकि अगर इसी लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक्स गाइस।